रिफाइनरीज़ को इन्वेस्टमेंट्स करनी है। इन्वेस्टमेंट्स किस लिए करनी है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट इनको प्रपोज कर क्यों रही है पॉलिसी, उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहती है। स्टैंडर्ड मीन्स अभी यूरो 2 स्टैंडर्ड का पेट्रोल और डीजल हमारी रिफाइनरीज बनाती हैं, उसको गवर्नमेंट यूरो 5 करना चाहती है। तो यूरो 5 करने के लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जो कि हर रिफाइनरी को करनी है। तो एक्सेप्ट नेशनल रिफाइनरी, बाकी तीनों रिफाइनरीज को जो है वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी बाइकों ने तो स्टार्ट कर दी है, बट पीआरएल और एटीआरएल के लिए काफ़ी है। बाइकों ने स्टार्ट तो कर दी, देयर आर न्यूज़ कि कुछ रिफाइनरीज जो हैं उनको बंदिश का भी सामना है। हाँ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है कि जो रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, इसमें पीआरएल भी बंद हुई हुई है एक्चुअली। एनआरएल की भी न्यूज़ यही है कि शायद वो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, ऑल दो कुछ यूनिट्स उसके बंद हैं। कि ये इस सेक्टर को, ये डीरेगुलेशन की वजह से इस सेक्टर में पिछले कोई 30-40 ईयर्स से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है नई। मीन्स वही रिफाइनरीज छोटी मोटी अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश करती रहती हैं, बट कोई नई रिफाइनरी आपने नहीं देखा होगा, कोई नई रिफाइनरी लग रही है, ऐसा जो है हुआ नहीं है। क्योंकि इसीलिए कि जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है इंडस्ट्री को। मैं रिफाइनरीज की अगर बात करूं तो उसमें नेशनल रिफाइनरी को भी शामिल कर लें। थोड़ा सा तीनों रिफाइनरीज से केस थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है थोड़ा सा परफॉर्म कर जाए नेशनल रिफाइनरी, बट स्टिल अपवर्ड स्टिकी रहेंगी। हमें कोई जो है बुलिशनेस इस सेक्टर में फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। स्पेशली अगर तो गवर्नमेंट एमएस पे ड्यूटी नहीं दे रही तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि पॉलिसी नहीं है। अगर तो एमएस पे ड्यूटी ना दी जाए और पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस कर दे तो ये तो इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो है फिर ये पेट्रोल को अपना यूरो 5 स्टैंडर्ड पे कैसे करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। अंडरस्टूड। हम रिफाइनरी सेक्टर पे काफ़ी बुलिश थे और काफ़ी जो है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी वहाँ से दिखाई थी रिफाइनरी सेक्टर ने। बट जैसे कि अभी आपने सवाल करा कि अभी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से क्या चीज़ें शेप अप हो रही हैं, क्या चेंजेस हो गई हैं, क्या हर्डल्स हैं और क्या जो है वो नए जो है उसमें चीज़ें ऐड हो गई हैं रिफाइनरी पॉलिसी में। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही कब है, वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है। होपफुली हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ टाइम में गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव फाइनली करा ले, बट स्टिल जो है इसमें कोई कंफर्मेशन किसी किस्म की नहीं है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ कब रही है। इसमें पहला एक्सपेक्ट था वो था आपका ड्यूटी प्रोटेक्शन के हवाले से, जो कि रिफाइनरीज को मिल रही थी, और दूसरा इनको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। डीजल पे ड्यूटी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रही है और इसको अगर देखें तो डीजल पे ऑलरेडी डीम ड्यूटी की शक्ल में ऑलरेडी इनको मिल रही थी 7.5% की प्रोटेक्शन, जो कि बढ़ा के 10% गवर्नमेंट करी है, तो 2.5% का इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा ऑन डीजल। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने पहले प्रपोज किया था वो पेट्रोल पे था, वो भी 10% की ड्यूटी प्रोटेक्शन का था, बट एज़ पर प्रिंट मीडिया लास्ट जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से आई डोंट नो, शायद वो गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा जो है वो शेकी हो रही है कि ये 10% का एमएस पे दें, एमएस पेट्रोल पे दें ड्यूटी प्रोटेक्शन या ना दें। और सीमेंट सेक्टर में हम अरसलान से जानेंगे कि जो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समथिंग रिवर्स ऑफ व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज़ हैपनिंग। कैपेसिटी इतनी बढ़ाई क्यों जा रही है, प्राइसिंग के ऊपर हम चाहेंगे कि अरसलान अपने व्यूज़ दें। जो कोल है इसका कितना प्ले रहेगा, ये जो कमोडिटी का एक बहुत ही एब्रप्ट सा एबनॉर्मल सा साइकिल हमने देखा है, सो गोइंग फॉरवर्ड ये कैसे इम्पेक्ट करेगा हमारे यहाँ सीमेंट की प्राइसिंग को। सो अरसलान, ओवर टू यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सीमेंट सेक्टर को भी लेके हम कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं, कुछ आपने ही डिस्कस कर ली स्टार्ट में जो सवाल आपने कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की जा रही हैं, तो कैपेसिटीज़ का तो देखें हुआ ये कि ये अब जो एक्सपेंशनरी साइकिल आ रहा है वो बहुत जल्दी अनाउंस हो गया। एक्सपेंशनरी साइकिल यूजुअली होता क्या है कि अगर मैं पीछे बैक जाऊँ, जो एक्सपेंशनरी साइकिल्स इससे पहले गुजरे हैं उसमें जो अभी लास्ट एक्सपेंशनरी साइकिल आया था वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले आया था, जो कि FY21 में जो है वो एंड हुआ है। इससे पहले जो एक्सपेंशनरी साइकिल था वो तकरीबन कोई 10 साल पहले आया था। उससे पहले चले जाऊँ तो तकरीबन वो 8 साल पहले आया था। तो इतना बड़ा बीच में गैप आता था, एटलीस्ट आप समझ लें ऑन एवरेज 8 to 10 ईयर्स का जो है वो गैप होता था। बट डोंट यू थिंक जो सीपैक है इसकी वजह से ये हो रहा है, या वहाँ पे हमारी सीमेंट नहीं इस्तेमाल होती? नहीं, बिल्कुल हमारी सीमेंट इस्तेमाल होती है उधर।
और सिपैक जो है वो उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुए हुए भी टाइम हो गया और उधर से डिमांड आई थी काफ़ी। जो है इन्होंने ये जो एक्सपेंसरी साइकिल अभी जो अनाउंस हुआ था रिसेंटली जो 2021 में ख़त्म हुआ है, वो उसी की वजह से हुआ था कि हमारी जो है जो यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन अनाउंस की गई थी। ओके। बट अब जो एक्सपेंशन अनाउंस करने का रीज़न है वो सिंपली जो हमें लगता है उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि टर्फ और LTFF की फैसिलिटी अवेलेबल थी मैन्युफैक्चरर्स के पास। तो एक जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे उनको इंटरेस्ट जो उनको लोन्स मिल रहे थे, जिस पे उन्होंने जो है अवेल किया उसको और सबने जो है अपनी कैपेसिटीज़ को जो है वो एक्सपेंड किया। मोस्टली जो आप समझ लें मार्केट है वो नॉर्थ की मार्केट है 75% की। तो अभी जो कैपेसिटीज़ अनाउंस हुई हैं उसमें हुआ क्या है कि ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की सीमेंट की कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 68 मिलियन टन्स की है। वो जो है ऑलमोस्ट 40% से बढ़ रही है और वो 95+ मिलियन टन्स के करीब जो है वो जा रही है आफ्टर दिस एक्सपेंसरी साइकिल, जो कि अनाउंस हो गया है और गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 4 साल में ऑनलाइन आ जाएंगी कैपेसिटीज़। तो ये 40% का इंक्रीज़ है। बट इसमें हम पर्टिकुलरली अगर जो मेन हमारे एरिया नॉर्थ का उसकी बात करें तो उसमें जो है वो मोर देन 50% का कैपेसिटीज़ में इंक्रीज़ है। तो सारा जो अनाउंस हुई है कैपेसिटीज़ वो नॉर्थ में ही अनाउंस हुई हैं और डिमांड ज़्यादातर नॉर्थ से ही आती है। अच्छा, तो ये तो एक्सपेंशंस के नंबर्स हैं। अच्छा, ये जैसे हमने बात करी अभी कि 40% से तकरीबन जो है कैपेसिटीज़ बढ़ रही है, मोर देन 40% से। जो लास्ट एक्सपेंशनरी साइकिल था उसमें मोर देन 60% से बढ़ी थी। तो फ़ौरन ही जो है जो कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तकरीबन 40% से इंक्रीज़ हो रही हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होने के बाद सीमेंट सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो ज़ाहिर है सिंपल जो है डिमांड भी बढ़ रही है इस हिसाब से। डू यू फोरसी द इंक्रीज इन डिमांड एज वेल? नहीं बिल्कुल इतनी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ फोर्स ही नहीं की जा रही। अगर अभी पहले हम जो 5 महीने गुजर गए हैं उसी की बात कर लें तो उसमें जो है -4% की ग्रोथ है। -4% से डिक्लाइन हुई है बेसिकली डिस्पैचेस जो हैं हमारे। तो ये गोइंग फॉरवर्ड अगर इसी साल की बात करें तो मेरे ख्याल से 4% से ही बढ़ के 6 to 7% पे ये क्लोज करेगा। और रीजन में भी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकेगा सीमेंट? नहीं, एक अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि नॉर्थ में सारी कैपेसिटीज़ आ रही हैं और नॉर्थ के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि नॉर्थ के पास 2 डेस्टिनेशंस ही थी जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करता था। पहले इंडिया था, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गया है टोटली। इसके बाद अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, वो भी मोरलेस काफ़ी हद तक उधर कमी आ गई है क्योंकि दायरे उधर अपने इशूज़ इंटरनली बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो नॉर्थ के साथ तो स्पेशली एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी ये मसला हो गया। सो इज़ देयर एनी सेक्टर दैट यू वुड सजेस्ट टू इन्वेस्टर्स कि वो उसको देखें गोइंग फॉरवर्ड बिटवीन नाउ एंड जून 2022? आई थिंक वीकनेस पे बैंक्स देखे जा सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट 10 to 15% की अपसाइड जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक्स। ओके, ग्रेट। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, we are looking at the market for last 6.5 months. All we see is that refineries or cement sector has got hold of the market. And when we talk about the refineries, refinery की जो policy है, we saw time and again कि policy आते आते रह जाती है। policy के कई salient features जो हैं वो बाज़ार को शेक करते हैं, कभी बाज़ार को अपसाइड ले जाते हैं और फिर फाइनली पता चलता है कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो नहीं आ रही। और आजकल बात यह है कि रिफाइनरी पॉलिसी आया ही चाहती है। सो टुडे वी हैव गॉट विद अस नन एल्स देन अरसलान अहमद। ही इज़ अ नोन एनालिस्ट ऑफ द मार्केट, एशिया मनी के अवार्ड विनर हैं, CFA के एज एन एनालिस्ट अवार्ड विनर है। अरसलान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सानी साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ग्रेट। अरसलान, पहले तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इफ़ यू कुड रिमेंबर, हमने कोई 4-6 महीने पहले भी बातचीत की थी और जिसको इनफैक्ट 8-9 महीने पहले जिसको काफ़ी लोगों ने एक्नॉलेज किया था, अप्रिशिएट किया था। इट वाज एन इन डेप्थ डिस्कशन ऑन द रिफाइनरीज एज टू व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन, व्हाट इज़ द रिफाइनरी पॉलिसी दैट इज़ लाइकली टू कम। पहले तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा रिकैप कर दें, ज़रा बता दें कि रिफाइनरी पॉलिसी एक्चुअली आज की शेप में है, उसकी पोजीशन क्या है और वो है क्या, थोड़ा सा रिकैप कर दें। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिकॉल वापस से अगर उस एपिसोड की जो आपने बात की उसको रिकॉल कर लें तो वी वर बुलिश एट दैट टाइम,
हम रिफाइनरी सेक्टर पे काफ़ी बुलिश थे और काफ़ी जो है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी वहाँ से दिखाई थी रिफाइनरी सेक्टर ने। बट जैसे कि अभी आपने सवाल करा कि अभी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से क्या चीज़ें शेप अप हो रही हैं, क्या चेंजेस हो गई हैं, क्या हर्डल्स हैं और क्या जो है वो नए जो है उसमें चीज़ें ऐड हो गई हैं रिफाइनरी पॉलिसी में। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही कब है, वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है। होपफुली हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ टाइम में गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव फाइनली करा ले, बट स्टिल जो है इसमें कोई कंफर्मेशन किसी किस्म की नहीं है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ कब रही है। अच्छा, रिफाइनरी पॉलिसी की जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी तो रिफाइनरी पॉलिसी के सेलियंट फीचर्स जो हैं वो हैं क्या। इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें पहला एक्सपेक्ट था वो था आपका ड्यूटी प्रोटेक्शन के हवाले से, जो कि रिफाइनरीज को मिल रही थी, और दूसरा इनको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि ओवर द टाइम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस हुई हैं इस पॉलिसी में, डिफरेंट फोरम्स पे डिस्कस हुई है, कैबिनेट्स में डिस्कशन आई है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस हो गई हैं। अभी रिसेंटली जो लास्ट जितनी प्रिंट मीडिया से हमें जितना पता चलता है उस हिसाब से जो है वो डीजल पे ड्यूटी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे रही है, और इसको अगर देखें तो डीजल पे ऑलरेडी डीम ड्यूटी की शक्ल में ऑलरेडी इनको मिल रही थी 7.5% की प्रोटेक्शन, जो कि बढ़ा के 10% गवर्नमेंट करी है, तो 2.5% का इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा ऑन डीजल। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने पहले प्रपोज किया था वो पेट्रोल पे था, वो भी 10% की ड्यूटी प्रोटेक्शन का था, बट एज़ पर प्रिंट मीडिया लास्ट जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से आई डोंट नो, शायद वो गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा जो है वो शेकी हो रही है कि ये 10% का एमएस पे दें, मीन्स एमएस मीन्स पेट्रोल पे दें ड्यूटी प्रोटेक्शन या ना दें। तो ये तो थोड़ा सा जो है रिफाइनरी पॉलिसी की कुछ जो है वो कुछ बेनिफिट्स थे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नई रिफाइनरीज के लिए भी काफ़ी सारी जो है वो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है उसमें, बट ऑब्वियसली इधर हम एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की बात करें तो उस हवाले से ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। अच्छा, इसके अलावा हम अगर देखें कि ये पॉलिसी आ तो रही है, इसके बाद रिफाइनरीज को करना क्या है एक्चुअली। रिफाइनरीज को इन्वेस्टमेंट्स करनी है। इन्वेस्टमेंट्स किस लिए करनी है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट इनको प्रपोज कर क्यों रही है पॉलिसी, उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहती है। स्टैंडर्ड मीन्स अभी यूरो 2 स्टैंडर्ड का पेट्रोल और डीजल हमारी रिफाइनरीज बनाती हैं, उसको गवर्नमेंट यूरो 5 करना चाहती है। तो यूरो 5 करने के लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि हर रिफाइनरी को करनी है। तो एक्सेप्ट नेशनल रिफाइनरी, बाकी तीनों रिफाइनरीज को जो है वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी बाइको ने तो स्टार्ट कर दी है, बट पीआरएल और एटीआरएल के लिए काफ़ी है। बाइको ने स्टार्ट तो कर दी, देयर आर न्यूज़ कि कुछ रिफाइनरीज जो हैं उनको बंदिश का भी सामना है। हाँ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है कि जो रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, इसमें पीआरएल भी बंद हुई हुई है एक्चुअली। एनआरएल की भी न्यूज़ यही है कि शायद वो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, ऑल्दो कुछ यूनिट्स उसके बंद हैं एनआरएल के भी, बट पूरी रिफाइनरी नहीं बंद हुई है। अटक रिफाइनरी के भी 4 यूनिट थे, 4 में से शायद एक बंद है, कुछ मज़ीद बंद हो सकते हैं। तो वो एक सेपरेट स्टोरी है, वो अभी इनका रीसेंट क्राइसिस है जो फर्नेस ऑयल की वजह से आया हुआ है। बट आप अगर एक जो वो बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लग गई थी प्रिंट मीडिया में कि इनको जो है बेसिकली हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए रिफाइनरीज को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड रिफाइनरीज हैं, तो वो एक डिफरेंट है। तो उससे इस चीज़ को मिक्स मत कीजिएगा, ये फॉर द टाइम बिंग के लिए बंद हो रही हैं ड्यू टू फर्नेस ऑयल इशू। बट डू यू थिंक कि रिफाइनरीज विल बी इन अ पोजीशन टू इंडक्ट सच अ ह्यूज सम्स के जिसकी वजह से वो रिजुविनेट कर सके अपने आप को? अब ये वैसे रिफाइनरी टू रिफाइनरी वेरी करता है। इधर हम नेशनल रिफाइनरी को ना डिस्कस करें, नेशनल रिफाइनरी को एक बेनिफिट है, वो ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट पहले ही कर चुका है। right. तो बाकी 3 रिफाइनरीज रह जाती हैं, जिसमें अटक रिफाइनरी, पीआरएल मोस्ट जो है वो आप समझ लें एक लाइमलाइट में है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ओन रिफाइनरी भी है और उसको इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो पीआरएल और एटीआरएल के केस में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एटलीस्ट अटक रिफाइनरी को $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और पीआरएल को ऑलमोस्ट $1 बिलियन की रिक्वायरमेंट है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो जो है अप टू डेट हो पाएगी जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड हैं उस हिसाब से। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो देखने की है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट यूरो 5 स्टैंडर्ड पे तो आना चाह रही है, यूरो 5 स्टैंडर्ड करते, ऑल्दो इम्पोर्ट अब हमारी यूरो 5 स्टैंडर्ड की होती है,
बट रिफाइनरीज को अभी ये रिलैक्सेशन है कि वो जो है यूरो 2 स्टैंडर्ड का फ़िलहाल बनाएं, क्योंकि वो यूरो 5 नहीं बना सकती। तो जब ये यूरो 5 स्टैंडर्ड का डीजल और पेट्रोल बनाएंगी तो स्पेशली डीजल की अगर हम बात करें, सारी रिफाइनरीज को डीजल डिसल्फ्राइजेशन का एक प्लांट लगाना पड़ेगा। वो मेनली गैस से जो है उसमें गैस का यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान में जब गैस अवेलेबल नहीं है उस वक्त इस तरह की इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज से करवाई जा रही है। उसके बाद होगा ये कि गैस ये ज़ाहिर है LNG पे शिफ्ट करना पड़ेगा इनको। जब LNG पे शिफ्ट करेंगे तो उसकी LNG की जो कॉस्ट है वो हमारी इंडिजिनस गैस से एटलीस्ट वो वेरी कर रही होती है, 50 to 60% हायर होती है। तो उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो ये सारी चीज़ें इकनॉमिकली, ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये अगर लगा भी रहे हैं तो ये इकनॉमिकली फीजिबल इतने हैं नहीं, ये बहुत हाई NPV प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैं नहीं। तो ये रिफाइनरीज के लिए गोइंग फॉरवर्ड भी प्रॉब्लम ही करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि गवर्नमेंट इनको ड्यूटी प्रोटेक्शन जो है वो अनफोर्सेबल फ्यूचर के लिए दे दे। बट वो कुछ सालों के लिए दे रही है तो वो मेरा ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं इनके लिए। So if you were to propose a solution, what would be your advice? सिंपल सा है, इसका डीरेगुलेट कर दें। डीरेगुलेशन ही है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप ने इस तरह की इंडस्ट्री जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव है उसको जो है वो रेगुलेट करा हुआ है, उसकी प्राइसेस को रेगुलेट करा हुआ है। ऑल दो इनके रॉ मटेरियल जो है, जो क्रूड ऑयल है वो रेगुलेट नहीं होता, वो डीरेगुलेटेड है। बट इनका जो है वो जो इनकी एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम फर्नेस ऑयल, वो सारी की सारी जो है वो रेगुलेटेड है। तो ये डीरेगुलेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक मज़े की चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि ये इस सेक्टर को, ये डीरेगुलेशन की वजह से इस सेक्टर में पिछले कोई 30-40 ईयर्स से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है नई। मीन्स वही रिफाइनरीज छोटी मोटी अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश करती रहती हैं, बट कोई नई रिफाइनरी आपने नहीं देखा होगा, कोई नई रिफाइनरी लग रही है, ऐसा जो है हुआ नहीं है। क्योंकि इसीलिए कि जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है इंडस्ट्री को। So what we saw was कि नेशनल रिफाइनरी 600 के आसपास तक गया. There was a interest in the market. There were other situations as well which are because of which market में interest था. अभी जो situation है रिफाइनरी सेक्टर की, how long you see कि ये इसी तरह की situation persist करेगी? बेरिश स्पेल की आप बात करें? हाँ जी। हाँ, नहीं ये मेरे ख्याल से ये अपवर्ड स्टिकी रहेंगी। मैं रिफाइनरीज की अगर बात करूं तो उसमें नेशनल रिफाइनरी को भी शामिल कर लें। थोड़ा सा तीनों रिफाइनरीज से केस थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है थोड़ा सा परफॉर्म कर जाए नेशनल रिफाइनरी, बट स्टिल अपवर्ड स्टिकी रहेंगी। हमें कोई जो है बुलिशनेस इस सेक्टर में फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। स्पेशली अगर तो गवर्नमेंट MS पे ड्यूटी नहीं दे रही तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि पॉलिसी नहीं है। अगर तो MS पे ड्यूटी ना दी जाए और पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस कर दे तो ये तो इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जो है फिर ये पेट्रोल को अपना यूरो 5 स्टैंडर्ड पे कैसे करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क होगा। अंडरस्टूड। और सीमेंट सेक्टर में हम अरसलान से जानेंगे कि जो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समथिंग रिवर्स ऑफ व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज़ हैपनिंग। कैपेसिटी इतनी बढ़ाई क्यों जा रही है? प्राइसिंग के ऊपर हम चाहेंगे कि अरसलान अपने व्यूज़ दें। जो कोल है इसका कितना प्ले रहेगा? ये जो कमोडिटी का एक बहुत ही एब्रप्ट सा एबनॉर्मल सा साइकिल हमने देखा है, सो गोइंग फॉरवर्ड ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे यहाँ सीमेंट की प्राइसिंग को? सो अरसलान, ओवर टू यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सीमेंट सेक्टर को भी लेके हम कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं, कुछ आपने ही डिस्कस कर ली स्टार्ट में जो सवाल आपने कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की जा रही हैं। तो कैपेसिटीज़ का तो देखें हुआ ये कि ये अब जो एक्सपेंशनरी साइकिल आ रहा है वो बहुत जल्दी अनाउंस हो गया। एक्सपेंशनरी साइकिल यूजुअली होता क्या है कि अगर मैं पीछे बैक जाऊँ, जो एक्सपेंशनरी साइकिल्स इससे पहले गुजरे हैं उसमें जो अभी लास्ट एक्सपेंशनरी साइकिल आया था वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले आया था, जो कि FY21 में जो है वो एंड हुआ है। इससे पहले जो एक्सपेंशनरी साइकिल था वो तकरीबन कोई 10 साल पहले आया था। उससे पहले चले जाऊँ तो तकरीबन वो 8 साल पहले आया था। तो इतना बड़ा बीच में गैप आता था। एटलीस्ट आप समझ लें ऑन एवरेज 8 to 10 ईयर्स का जो है वो गैप होता था। बट डोंट यू थिंक जो CPEC है इसकी वजह से ये हो रहा है, या वहाँ पे हमारी सीमेंट नहीं इस्तेमाल होती? नहीं, बिल्कुल हमारी सीमेंट इस्तेमाल होती है उधर। और CPEC जो है वो उसका फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुए हुए भी टाइम हो गया और उधर से डिमांड आई थी काफ़ी। जो है इन्होंने ये जो एक्सपेंशनरी साइकिल अभी जो अनाउंस हुआ था रिसेंटली, जो 2021 में ख़त्म हुआ है,
वो उसी की वजह से हुआ था कि हमारी जो है जो यूटिलाइजेशन लेवल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन अनाउंस की गई थी। ओके। बट अब जो एक्सपेंशन अनाउंस करने का रीज़न है वो सिंपली जो हमें लगता है उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि टर्फ और LTFF की फैसिलिटी अवेलेबल थी मैन्युफैक्चरर्स के पास। तो एक जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पे उनको इंटरेस्ट जो उनको लोन्स मिल रहे थे, जिस पे उन्होंने जो है अवेल किया उसको, और सबने जो है अपनी कैपेसिटीज़ को जो है वो एक्सपेंड किया। तो अनाउंस मोर लेस काफ़ी सारे प्लेयर्स ने कर ही दिए एक्सेप्ट 1 to 2 प्लेयर्स, और मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, साउथ में इतनी अभी कैपेसिटीज़ अनाउंस नहीं हुई है। तो कैपेसिटीज़ तो अच्छी खासी अनाउंस हो गई हैं। सर पहले नॉर्थ और साउथ की थोड़ी सी जो है वो क्लैरिटी कर दे फॉर व्यूअर्स के ये बेसिकली कैपेसिटीज़ में 75% फ़िलहाल नॉर्थ है और 25% जो है वो साउथ है। तो मोस्टली जो आप समझ लें मार्केट है वो नॉर्थ की मार्केट है 75% की। तो अभी जो कैपेसिटीज़ अनाउंस हुई हैं उसमें हुआ क्या है कि ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की सीमेंट की कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 68 मिलियन टन्स की है। वो जो है ऑलमोस्ट 40% से बढ़ रही है, और वो 95+ मिलियन टन्स के करीब जो है वो जा रही है आफ्टर दिस एक्सपेंशनरी साइकिल, जो कि अनाउंस हो गया है, और गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 4 साल में ऑनलाइन आ जाएंगी कैपेसिटीज़। तो ये 40% का इंक्रीज़ है। बट इसमें हम पर्टिकुलरली अगर जो मेन हमारे एरिया नॉर्थ का उसकी बात करें तो उसमें जो है वो मोर देन 50% का कैपेसिटीज़ में इंक्रीज़ है। तो सारा जो अनाउंस हुई है कैपेसिटीज़ वो नॉर्थ में ही अनाउंस हुई हैं, और डिमांड ज़्यादातर नॉर्थ से ही आती है। अच्छा, तो ये तो एक्सपेंशंस के नंबर्स हैं। अच्छा, ये जैसे हमने बात करी अभी कि 40% से तकरीबन जो है कैपेसिटीज़ बढ़ रही है, मोर देन 40% से। जो लास्ट एक्सपेंशनरी साइकिल था उसमें मोर देन 60% से बढ़ी थी। तो फ़ौरन ही जो है जो कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तकरीबन 40% से इंक्रीज़ हो रही हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ होने के बाद सीमेंट सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो ज़ाहिर है सिंपल जो है डिमांड भी बढ़ रही है इस हिसाब से। डू यू फोरसी द इंक्रीज इन डिमांड एज वेल? नहीं बिल्कुल इतनी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ फोर्सी नहीं की जा रही है। अगर अभी पहले हम जो 5 महीने गुजर गए हैं उसी की बात कर लें तो उसमें जो है -4% की ग्रोथ है। -4% से डिक्लाइन हुई है बेसिकली डिस्पैचेस जो हैं हमारे। तो ये गोइंग फॉरवर्ड अगर इसी साल की बात करें तो मैं ख्याल से 4% से ही बढ़ के 6 to 7% पे ये क्लोज करेगा। और रीजन में भी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकेगा सीमेंट? नहीं, एक अनफॉर्चुनेटली हुआ यही है कि नॉर्थ में सारी कैपेसिटीज़ आ रही हैं, और नॉर्थ के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि नॉर्थ के पास 2 डेस्टिनेशंस ही थी जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करता था। पहले इंडिया था, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गया है टोटली। इसके बाद अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, वो भी मोरलेस काफ़ी हद तक उधर कमी आ गई है, क्योंकि दायरे उधर अपने इशूज़ इंटरनली बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो नॉर्थ के साथ तो स्पेशली एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी ये मसला हो गया है। सो यू सेइंग कि डिमांड इतनी नहीं है, और जो कैपेसिटी की एक्सपेंशन है आई थिंक इट इज़ नॉट द प्रॉपर प्लानिंग। एंड हाउ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस कमोडिटी साइकिल ऑन दिस सीमेंट प्राइसिंग कोल के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल, कोल के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें तो कोल की प्राइसेस बड़ी वैसे ये ज़ाहिर कमोडिटी है, इसकी प्राइस कोई जो है उस पर व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम कोल की बात करें तो ज़ाहिर इस पर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है हमारी सीमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो कोल की प्राइस गोइंग फॉरवर्ड देख ये रहे हैं कि विंटर के बाद मार्च अप्रैल में जो है ये कूल ऑफ फर्दर आना शुरू हो जाएगा। अभी ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, बट फर्दर ये मेरे ख्याल से जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी। बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्राइसेस भी उसी हिसाब से करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी रिसेंटली अगर हम बात करें प्राइसेस में 20-30 रुपीज़ का की करेक्शन आ चुकी है। 720 725 का बैग था, वो 700 पे आ गया। तो करेक्शन ऑलरेडी कोल की प्राइस के साथ साथ आ रही है प्राइसेस में। तो प्राइस, और वैसे भी मैन्युफैक्चरर्स के पास भी बहुत ज़्यादा रूम नहीं है प्राइस बढ़ाने का, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है। जैसे आपने सवाल भी किया था स्टार्ट में कि गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई ना जाएँ, और अब नॉर्मली अगर बढ़ाते हैं तो जो है रेगुलेशंस लगाने की और डिफरेंट जो है इस तरह की गवर्नमेंट बात करती है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स पे। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको रिफाइनरी सेक्टर की तरह सीमेंट सेक्टर में भी ट्रैक्शन नहीं दिखती, और लोगों का ये कहना कि बिटवीन नवंबर एंड मई इट इज़ अ बूमिंग टाइम फॉर द सीमेंट सेक्टर, काफ़ी कंस्ट्रक्शन होती है। आपको नहीं लगता कि इकॉनमी भी इस वक्त इजाज़त दे रही है मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्शन की? ना कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से ट्रैक्शन आती हुई दिख रही है। आपको इस बात में वजन दिखता है?
अच्छा, वैसे तो नवंबर टू मई थोड़ा सा जो जब विंटर आते हैं ना तो उस वक्त डिमांड कम हो जाती है, तो नवंबर टू आप कह लें कि जनवरी तक का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा स्लो ही होता है। उसके बाद जो सही डिमांड आना शुरू होती है, पिकअप जो होती है, वो फ्रॉम मार्च टू जून होती है, मानसून से पहले पहले तक। ओके ओके। तो इसमें भी देखें, सीमेंट सेक्टर की अगर बुनियादी बात कर लें ना, इसको अगर सम अप करें हम कि प्रॉब्लम है कहाँ, अगर हम उस पर बुलिश नहीं हैं तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न यही है कि तीन मसले। एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन सबसे बड़ा मसला है, जो कि नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन आना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 8 to 9 मंथ्स अब बचे हैं, कैपेसिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। और कैपेसिटीज़ आने से पहले मार्केट में जो है वो थोड़ी सी जो है वो पोजीशनिंग स्टार्ट हो जाती है और प्राइसेस जो है वो प्रेशर में आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा मसला इकोनॉमी का है, ज़ाहिर है जिस तरह से स्लो डाउन, अभी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए गए हैं और जो स्लो डाउन एक्सपेक्ट करें हम फर्दर गोइंग फॉरवर्ड, उसमें भी जो है इनकी डिमांड की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तीसरा जो है, अगर हम बात करें तो ज़ाहिर कमोडिटी की भी एक प्राइजेस की बात है, जिसकी वजह से इस पीरियड में जो इनका पीरियड होता है, जिसमें कैपेसिटीज़ के बाद का जो टाइम होता है, बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे कैपेसिटी सारी ऑनलाइन आ जाती हैं, उसके बाद नई एक्सपेंशन जहाँ पे जो है वो आना स्टार्ट होती है, उसके बीच के पीरियड में ये इनका जो है वो आप कह लें कि एक बहुत अच्छा पीरियड होता है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इनकी हाई होती है। तो उस दौरान हुआ ये इस दफ़ा अरसलान, वी हैव गॉट लास्ट 2 मिनट्स में चाहूँगा कि दो चीज़ों को आपको एक लेकर टच बेस कर सकें। वी हैव सीन द रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, दोनों में लैकलस्टर इंटरेस्ट दिखेगा बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। हाउ बट ऑटो सेक्टर में भी जितनी फाइनेंसिंग की वजह से बूम था, वो भी उसकी सेल्स भी कम हो रही हैं। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द ऑटो सेक्टर? देखिए, ऑटो सेक्टर में तीन बेसिकली मेनली आप कंपनीज़ की बात करते हैं। इधर PSMC हो गया, होंडा हो गया और इंडस हो गया। तो इसमें डिफरेंट तीनों कंपनीज़ के डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। इंडस की बात करें तो वो उसमें है थोड़ी सी अट्रैक्शन, उसको देखा जा सकता है, बट बाकी रिमेनिंग टू में कोई बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्शन यहाँ पे लगती नहीं है, जिस तरह की इकोनॉमी की सिचुएशन होने जा रही है। So today you're not bullish on any of the sector. Especially Is on there cyclicals. okay. Especially on cyclicals. So is there any sector that you would suggest to investors कि वो उसको देखें going forward between now and June 2022? आई थिंक वीकनेस पे बैंक्स देखे जा सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट 10 to 15% की अपसाइड जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक्स। Okay, great.